अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अलीना फ़ारूक शेख। पाकिस्तान और भारत के दरमियान बातचीत को आगे बढ़ाने और राब्ते कायम करने के ऊपर बात तो बड़ी देर से हो रही है। इस सिलसिले में ट्रैक 2 की डिप्लोमेसी वक्तन फ़वक्तन गाहे गाहे कयास भी होता है, ख़बरें भी होती हैं और हम देखते हैं कि मुख्तलिफ़ शोबाए ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले जो अफराद हैं, थिंक टैंक्स हैं, वो मिलते रहते हैं और अपने आइडियाज़ एक्सचेंज करते रहते हैं। इसी सिलसिले में कुछ रोज़ पहले भी खबर आई कि कोलंबो और थाईलैंड के अंदर ट्रैक 1.5 डिप्लोमेसी भी हुई। अब इसमें एक खातिर खा पेशरफ्त हुई है और वो ये है कि एक ख़त सामने आया है पाकिस्तान और भारत दोनों की मोतबर शख्सियात पर मुश्तमिल। ये कोई 117 शख्सियात हैं जिनका ताल्लुक़ मुख्तलिफ़ फ्रेम्स ऑफ लाइफ से है, मुख्तलिफ़ शोबाई ज़िंदगी से है। इनमें साबिक डिप्लोमेट्स भी शामिल हैं, इनमें मुख्तलिफ़ आर्ट्स और परफॉर्मिंग आर्ट्स से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद भी हैं, इनमें थिंक टैंक से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद भी हैं, सिफारतकार भी हैं और इसमें जो दोनों तरफ के साबिक फ़ौजी और इंटेलिजेंस के अफराद हैं उनका ताल्लुक़ भी है। अब ये जो ख़त लिखा गया है ये पाकिस्तान और भारत के वज़ीर-ए-आज़म यानी शहबाज शरीफ और नरेंद्र मोदी को लिखा गया है। इस ओपन लेटर में गुजारिश की गई है कि मुख्तलिफ़ तरीक़ों से ये मौका दिया जाए या ऐसे माहौल बनाया जाए कि दोनों ममालिक के अंदर राब्ते और ताल्लुकात कुछ बहाल होना शुरू हों या नॉर्मलसी की तरफ आएँ। इसमें मुख्तलिफ़ तजावीज़ भी दी गई हैं, छोटे छोटे स्टेप्स या छोटे इक़दामात तजवीज़ किए गए हैं जिससे बर्फ़ पिघल सकती है और फिर किसी बड़े ब्रेक थ्रू की तरफ ये जा सकते हैं। इस सिलसिले में दफ्तर ख़ारजा से गुज़श्ता रोज़ जब उन्होंने अपनी एक फॉर्मल ब्रीफिंग दे रहे थे तो सवाल भी हुआ तर्जुमान से। उन्होंने इसके ऊपर उस तरह तो कमेंट नहीं किया क्योंकि उन्होंने कहा ये ट्रैक 2 है, इसलिए ऑफिशियल इसके ऊपर कोई मौक़िफ़ नहीं है। लेकिन सवालात के दौरान उनसे बड़ा एक दिलचस्प सवाल भी हुआ जिसमें कहा गया कि क्या अमेरिका भी कोई सालिसी कर सकता है, जिसके जवाब में उन्होंने कहा कि इस खित्ते में ख़ास तौर पर अमेरिका की सालिसी से हम फ़ायदा ज़रूर उठा सकते हैं। इसको भी प्रोग्राम में हम डिस्कस करेंगे। लेकिन ये जो मौजूदा सूरत हाल बन रही है जहाँ हम देख रहे हैं कि बड़ी खुलकर इस वक्त आवाज़ें उठ रही हैं। पाकिस्तान का तो मौक़िफ़ ये है कि बातचीत होनी चाहिए, दरवाजे हमेशा खुले हैं, लेकिन भारत के अंदर से भी पब्लिक एट लार्ज हो, थिंक टैंक्स हों या फिर अब जैसे खुला ख़त सामने आया है, इसके नतीजे में क्या तवक्कुआत हैं हमारे तज्ज़ियाकारों की इन दोनों ममालिक के ताल्लुकात से मुतल्लिक और क्या ये नतीजा खेज़ हो सकती हैं, क्या बर्फ़ पिघलने का इम्कान है और कितना। हमें ज्वाइन करें इस डिस्कशन के लिए उमर चीमा साहब, बेनज़ीर शाह साहबा, सैयद मोहम्मद अली साहब और मज़हर अब्बास साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। बेनज़ीर, आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करना चाहते हैं। ये जो ख़त लिखा गया है ये और फिर हम देख रहे हैं कि कुछ ट्रैक 2 डिप्लोमेसी, कुछ इसको ट्रैक 1.5 भी कहते हैं। ये एफ़र्ट्स हम देख रहे हैं, पहले सिर्फ चंद आवाज़ें थीं, अब बड़ी तेज़ी से और उन आवाज़ों को कहीं ना कहीं तक़वियत भी मिल रही है। क्या समझती हैं ये जो कोशिशें हो रही हैं, ये कोशिशें एक क्या कोई मुनज़्ज़म एफ़र्ट है और इसके नताइज हमें जल्द देखने को मिल सकते हैं, ये अभी भी कुछ स्कैटर्ड या पर्सनल किस्म की कोशिशें ही हैं? रीना, पहले तो मैं दाद देना चाहूँगी ये जो सिविल सोसाइटी के मेंबर्स हैं जिन्होंने ये ख़त लिखा, ख़ास तौर पे जो भारत से हैं जिन्होंने इस ख़त में अपना नाम लिखा और बड़ा पब्लिक किया अपने नाम को, क्योंकि भारत में इस वक्त जो हालात हैं बड़ा मुश्किल है अब वहाँ पे पाकिस्तान के साथ अमन की बात करें। तो सबसे पहले तो इनको फुल क्रेडिट जाता है। मुसलसल जो है कोशिशें जारी रहनी चाहिए अमन के लिए, बातचीत के लिए। देखिए, आपने भी जैसे कहा पाकिस्तान का एक कंसिस्टेंट मौक़िफ़ रहा है कि हम बातचीत करने को तैयार हैं भारत के साथ। पिछले साल जब जंग भी हुई उसके बाद भी हमने ये कहा कि हम बातचीत करने को तैयार हैं। अभी जो इंडस वाटर ट्रीटी के ऊपर जो समिट हुई है इस्लामाबाद में, वहाँ पे भी बार बार ये बात दोहराई गई कि हम बातचीत करने को तैयार हैं, हमने दरवाजे बंद नहीं किए। बल्कि मैं सुन रही थी जो इंडस वाटर के जो चेयरमैन है पाकिस्तान के, उन्होंने तो ये तक कहा कि मैं 4 बार भारत को खत लिख चुका हूं पिछले साल से, मुझे कोई जवाब नहीं मिला। फिर फॉरेन ऑफिस में भी जब ये सवाल पूछा गया ताहिर अंद्राबी साहब से
कि क्या बातचीत हो सकती है भारत के साथ, तो उन्होंने कहा बायलैटरली हो, मल्टीलैटरली हो, मल्टीपल स्टेक होल्डर्स हो, हम हर किसी से बात करने को तैयार हैं। तो हमारा एक बड़ा कंसिस्टेंट मौक़िफ़ रहा है। भारत में मेरे ख़्याल से अभी भी एक्सेप्टेंस नहीं है कि पाकिस्तान से बातचीत की जाए, और मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि रिएक्शन देखिए इस ख़त पे क्या आया है भारत में। जो बीजेपी के जनरल सेक्रेटरी हैं, उन्होंने कहा कि ये तो भारत के नेशनल इंटरेस्ट के खिलाफ है, ये ख़त, ये जो लोग हैं ये पाकिस्तान के एजेंडा पे काम करते हैं। चले ये तो हुकूमत है, ऑपोजिशन भी जो कांग्रेस है उनकी तरफ से भी बहुत सख्त तनकीद की गई इस खत पे कि हम बातचीत और दहशतगर्दी जो है वो साथ साथ नहीं चल सकती। तो मेरा नहीं ख्याल कि अभी भारत में उस किस्म का माहौल है कि कोई एक्सेप्टेंस है कि बातचीत पाकिस्तान के साथ की जा सकती है। लेकिन मैं फिर से ये कहूंगी कि पाकिस्तान और इंडिया के ताल्लुकात कुछ ऐसे हैं कि यहाँ पे पता नहीं होता कि कब चीजें जो है वो बड़ी तेजी से तब्दील हो जाए। उमर चीमा साहब, आपकी इसके ऊपर क्या रीडिंग है? क्या आप समझते हैं कि अभी भी भारत के अंदर टॉलरेंस या एक्सेप्टेंस कम है बातचीत से मुतल्लिक? क्योंकि हमने रिसेंटली कुछ ऐसे बयानात भी देखे, बल्कि इस शो के ऊपर भी हमने डिस्कस किए, आरएसएस के जो सीनियर ओहदेदारान हैं उनके बयान, जब वो ये कहते हैं कि बातचीत पाकिस्तान के साथ होनी चाहिए। दीगर इश्यूज़ के ऊपर ये मौक़िफ़ आना, सहाफ़ियों की तरफ से ये मौक़िफ़ आना कि पाकिस्तान के साथ बातचीत या कोई ना कोई छोटा एक्सचेंज होना चाहिए, या आप समझते हैं अभी भी बड़ी एक्सेप्टेंस कम है? पहली बात तो ये है कि ये एक बड़ा एक वेलकम स्टेप है कि जो दोनों ममालिक से लोग उन्होंने एक इनिशिएटिव लिया। ये एक बड़ी एक पॉजिटिव डेवलपमेंट है। अभी ये प्रोग्राम शुरू होने से पहले भी हम बात कर रहे थे कि मौजूदा जमाने में या हमसे एक दो जनरेशन में पहले क्या फर्क है कि उस टाइम जो आइडियोलॉजिकल राइवल्स भी होते थे, नजरियाती मुखालिफ लोग भी होते थे, उनके आपस में मुरासम भी बड़े अच्छे होते थे, बड़ा एक दूसरे के लिए टॉलरेंस लेवल था। तो मुझे जो उसमें समझ लगी वो ये है कि उस टाइम सोशल मीडिया नहीं था। अब जो है ना, लोग इधर से सोशल मीडिया पे बैठ के एक दूसरे पे गोलाबारी शुरू कर देते हैं, लेकिन जब आप किसी को इन पर्सन मिलते हैं तो उसका मैजिक डिफरेंट होता है। आप एक दूसरे को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। ये चीज जो है ना हमारे पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान भी है। बड़ा दुख भी होता है बाज़ औक़ात के, देखिए हम एक तरह से अहले ज़ुबान भी हैं। वो उसको हिंदी कह रहे होते हैं, हम उसको उर्दू, लेकिन हम एक दूसरे की बात को समझ रहे होते हैं। हमारा कल्चर मिलता-जुलता है, हमारे चैलेंजेस मिलते-जुलते हैं। लेकिन ये है कि हम इतने करीब हैं, लेकिन एक दूसरे से ऐसे लगता है जैसे सदियों दूर हैं। हम डायरेक्ट दूसरे मुल्क में नहीं जा सकते, अगर कहीं जाना हो तो किसी थर्ड कंट्री से जाते हैं। हमारी स्पेस एक दूसरे के लिए ओपन नहीं है। तो एक तो ये है कि इस पे बड़ी अशद ज़रूरत है। फिर मैं जब माज़ी में देखता हूँ कि जो एफर्ट्स हुई हैं, ख़ास तौर पे जब प्राइम मिनिस्टर वाजपेयी थे, अब लोग जब चले जाते हैं ना तो पता चलता है कि कितनी टॉवरिंग फिगर्स थी, कि एक बहुत बड़े स्टेट्समैन थे उस टाइम जो कोशिश हुई। मुझे मनमोहन सिंह की एक बात याद आती है, जो उनके प्राइम मिनिस्टर रहे। उसने कहा कि जो रास्ते हैं ना वो आने जाने से बनते हैं। यानी कि आप देखिए, वैसे मैंने बाद में सोचा इस बात पे कि बहुत सारी जो इनके जो रास्ते इसी तरह बने हैं, लोगों का आना जाना, कोई एक दूसरे से वास्ता राब्ता बढ़ा तो वो जो है आहिस्ता-आहिस्ता वो एक रास्ता बनता गया। हमारे यहाँ भी इधर यही बनेंगे। और अभी ये जो खत लिखने वाले हैं ना, इनमें एक सिग्नेटरी हैं जो रॉ के एक्स चीफ हैं, एएस दुलत। अच्छा, उनका एक बड़ा एक इंटरेस्टिंग कोट था। उन्होंने कहा कि जो है ना, बातचीत दोस्तों से ज्यादा दुश्मनों के साथ करना और जरूरी है। ठीक है, तो ये बड़ी एक गहरी बात है, बड़ी इंसाइटफुल बात है कि इसकी बहुत ज्यादा जरूरत है। लेकिन क्या ये हो सकती है या नहीं हो सकती? वो जो जिस तरह बेनजीर ने भी पहले बात की है, इंडिया जो है ना वो एक जिस स्टेज पे अपने आप को समझता था, वो पाकिस्तान से इतना देर अपने आप को डीहाइफिनेट करता रहा कि हम कोई एक अलग लीग में है, हमारा इनके साथ कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन पाकिस्तान के हाथों जो उसको एक जो पसपाई हुई, तो उसके बाद वो अभी तक ना इस चीज से निकल नहीं रहे। ये उनके लिए एक बहुत बड़ा डायलेमा है, यानी कि वो इससे नहीं निकल पा रहे। अच्छा, और जो साथ बड़ी पैरेलल डेवलपमेंट हो रही है, इंटरेस्टिंग भी है और बड़ी डेंजरस भी है। जो एक पॉजिटिव डेवलपमेंट है वो तो ये है कि जिस तरह आपने ट्रैक 2 की बात की कि ट्रैक 2 हो रहा है, उस पे चले मिलते हैं, अच्छा मिलते हैं, बुरा मिलते हैं, कोई प्राइवेटली हंसते हैं या कोई मीटिंग में आके संजीदा होते हैं, जो भी करते हैं। लेकिन वो अच्छी बात है, यानी कि मिलते रहना चाहिए, ये राब्ते जो है ना टूटने नहीं चाहिए। बात होते रहने चाहिए, बेशक उसका कोई रिजल्ट निकले या ना निकले। लेकिन इसके साथ साथ एक और डेवलपमेंट हो रही है, और वो ये है कि
कुछ इतलात ऐसी हैं कि जो इंडिया 2 मुहाज़ों पे बड़ा सरगर्म है। एक तो जो पाकिस्तान को एक सफारती मुहाज़ पर जो एक विक्ट्री मिल रही है, इसको वो अपने लेवल पे एक अंडरमाइन करने की कोशिश कर रहे हैं कि दुनिया को बता रहे हैं कि ये इतने काबिल नहीं है जितना आप इनको समझ रहे हैं, ये ओवर एग्ज़ैजरेटेड हैं। चलें, ठीक है, यानी कि हमारे एक्शन जो हैं वो उनके अल्फाज पर फिर भी हावी होते जा रहे हैं, तो इसकी भी मुझे फ़िक्र नहीं है। वो ठीक है, यानी कि वो पाकिस्तान के साथ कंपैरिज़न करते हैं, अगरचे वो कहते हैं कि पाकिस्तान के साथ हमारा मुवाज़ना भी नहीं है, लेकिन उनके मुकद्दर में लिखा हुआ है कि उन्होंने अपना मुवाज़ना फिर पाकिस्तान के साथ करना होता है और दुनिया को पाकिस्तान के बारे में बताना होता है। लेकिन जो एक डेंजरस डेवलपमेंट है वो ये है कि जिस तरह हम कभी अपनी बातें करते थे मलेशिया की, कि जी इधर जो है वो एक प्राइवेट मलेशिया तैयार हो रहे हैं, अब कोई इस लेवल पर कुछ चीज़ें इंडिया में भी हो रही हैं। और जिस तरह यानी कि हम कभी इधर बातें सुनते थे जी कि वो फलां कहता है कि हमने कोई उधर दिल्ली के लाल किले पे वो परचम लहराना है। अब उधर कुछ इस तरह की बातें, इस तरह के ख्वाब लोगों को इंटरनलाइज़ कराए जा रहे हैं कि जी वो फलां जगह पर वो हिंदू वर्शिप प्लेस है, फलां जगह पर जो है हमारा फलां जो है वो बंदा पैदा हुआ था या जो भी यानी कि उनकी जो एक स्पिरिचुअल जो उनके एक हैं, जो लोग हैं या जो भी है इस हवाले से। तो ये है कि हमने इस पर भी कब्ज़ा करना है फलाँ जगह पे, यानी कि ये बड़ी डेंजरस चीज़ है। यानी कि वो एक तरह से कुछ इलाकों पे नज़र रखे हुए हैं। यानी कि अपने लोगों को भी पहले तो एक वो इनके बारे में ये तासुर था ना जी कि वो प्राइवेट मलेशिया की तरफ नहीं जाते, फ़ौज को इस्तेमाल करते हैं, यार ये एक स्ट्रॉन्ग स्टेट है। हम अपने आप को हर टाइम एक हालत मातम में और मज़म्मत एक करते रहते थे कि हम क्या कर रहे हैं, हमारी क्या डायरेक्शन है। अब उनके बारे में जो रिपोर्ट्स आ रही हैं वो इस हवाले से आ रही हैं कि कोई सिंध के कई इलाकों के हवाले से आ रही हैं कि जो उन्होंने अपने लोगों को उनको इंटरनलाइज़ कराने की कोशिश कर रहे हैं, इंडोक्ट्रिनेट करने की कोशिश कर रहे हैं कि ये फलाँ एरिया जो है यानी कि इधर ये हमारा एरिया बनता है या हमने इस पे कब्ज़ा करना है या जो भी है। अच्छा। तो ये जो ओवरऑल इंडिया की अप्रोच है, ये तो मैं इसको बड़ा एप्रिशिएट करता हूँ कि जो खातवरा दोनों साइड से ठीक। लोग इस बारे में प्रेशर डाल रहे हैं, अच्छी बात है। ट्रैक टू अच्छी बात है। लेकिन ये जो एक पैरेलल डेवलपमेंट हो रही है ना, इट्स इक्वली कंसर्निंग। सैयद मोहम्मद अली साहब, आपकी इसके ऊपर क्या आपका तजिया तबसरा क्या है? दूसरा, ये भी नोटिस करी थी कि कुछ भारत के अंदर से जो ओपिनियन पीसेस आ रहे थे, आवाज़ें उठ रही थी और तजिया तबसरा हो रहे थे, वो बार बार इस बात के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे थे या कह रहे थे कि अगर बातचीत होती है तो पाकिस्तान के लिए कवटेड प्राइस होगा, यानी पाकिस्तान के लिए ये बड़ा इनाम होगा एक, जो पाकिस्तान बड़ी देर से करना चाह रहा है। तो ये सिर्फ पाकिस्तान के लिए इनाम क्यों? ये दोनों मुमालिक की आवाम के लिए एक साइमल्टेनियसली बेहतरी का ज़रिया क्यों नहीं? ये भारत के अंदर सोच क्यों नहीं है आपके ख्याल में अभी तक? अलीना, मैं समझता हूँ कि ये इनिशिएटिव बड़ा लॉन्ग ओवरड्यू और खुशाइंद है, और इसमें सबसे अहम बात मेरे नज़दीक सिर्फ भारत और पाकिस्तान के कई वेल मीनिंग और सीनियर लोगों का कंट्रीब्यूशन नहीं है, बल्कि इसमें मकबूजा कश्मीर के भी कई अहम रहनुमा जो हैं उन्होंने भी अपना हिस्सा डाला है, और वो भी तवक्को करते हैं कि जो पाकिस्तान और भारत के दरमियान बहुत से हल तलब मसाइल हैं उनको ग्रेजुअली नॉर्मलाइजेशन और डायलॉग के ज़रिए से ही हल करना सबसे बेहतरीन रास्ता है। तो मकबूजा कश्मीर के रहनुमाओं की तरफ से भी ये तवक्को जो है, ये भी एक इसमें एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। दूसरी बात ये है कि जो अभी जिस तरह बेनज़ीर साहिबा ने भी कहा कि जो रिएक्शन भारत की हुकूमत की जानिब से सामने आया है या बीजेपी की जानिब से आया है, उससे भी दो बातें सामने आती हैं। एक तो ये कि उनका जो मनफी रद्द अमल है इस अहम इनिशिएटिव के खिलाफ, उससे ये बात साबित होती है कि उनका जो सियासी नज़रिया, सियासी हिकमत अमली और ख़ारजा पॉलिसी का मौक़िफ़ है पाकिस्तान के हवाले से, वो बदकिस्मती से अभी तक और बदस्तूर नफ़रत और पाकिस्तान दुश्मनी पर मबनी है। और ये उनका मौक़िफ़ उनकी दाखिली सियासत में उनके लिए एक बहुत ज़्यादा अहमियत रखता है, वोट बैंक के हवाले से भी
और अपनी एक हिंदुत्वा के नज़रिए को अपने तमाम इदारों में, जिसमें फ़ौज भी शामिल है, जिसमें उनका तालीमी निज़ाम शामिल है, उनकी सिविल सर्विस शामिल है, उसकी भी एक नज़रियाती तश्कील नौ का जो उनका एजेंडा है उसके ये खिलाफ समझते हैं। अच्छा, तीसरा पहलू उसमें ये है कि चूंकि पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह पिछले साल हमने बहुत तारीखी कामयाबी हासिल की मार्के हक में, तो हम अब एक कॉन्फिडेंस और एतमाद की पोजीशन से भारत के साथ तमाम मसाइल को इक्वालिटी, सॉवरन इक्वालिटी और म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग की सतह पे हल करना चाहते हैं, और इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। जबकि पिछले 25-26 साल से शायद भारत में ये गलतफहमी पाई जाती थी कि हम तो चूंकि बहुत बड़ी ताकत बन गए हैं तो पाकिस्तान को तो हम लिफ्ट ही नहीं कराते, हम तो चीन को कंटेन करेंगे। लेकिन चूंकि पाकिस्तान ने पिछले साल इनको कट टू साइज किया, इनके गुब्बारे में से हवा निकली, और अमेरिका ने भी इवन अपनी जो आप यूं समझें कि इंडो पैसिफिक कमान थी, उसको भी उन्होंने रीस्ट्रक्चर और रीब्रांड कर दिया। अब इंडो का वर्ड उसमें से निकल चुका है, अब वो दोबारा ओरिजिनल पोजीशन में पैसिफिक कमांड के तौर पे रिस्टोर हो गई है। यानी कि अमेरिका भी भारत के हवाले से जो उसकी तस्वीराती तवक्कुआत थी चीन को कंटेन करने के हवाले से, उनको भी अमेरिका ने डाउनग्रेड कर दिया है। तो भारत में एक रियलिटी चेक इस तरह के जो संजीदा लोग हैं, जिस तरह दलित साहब हैं या मणिशंकर अय्यर हैं और दीगर लोग हैं, वो समझते हैं कि भारत का मुस्तकबिल भी जो है आलमी सतह पे और इलाकाई सतह पे पाकिस्तान के साथ मसाइल को बतदरीज सिफारतकारी के जरिए हल करने में ही पोशीदा है। और ये जो नफरत का कारोबार दाखिली सियासत में या पाकिस्तान दुश्मनी आलमी सतह पे, इलाकाई सतह पे की जा रही है, ये खुद भारत के मुस्तकबिल के लिए और दाखिली इस्तेहकाम के लिए मुफीद नहीं है। तो मैं समझता हूं कि इस बात से कतई नजर कि फौरी जो रिएक्शन भारत की हुकूमत और जो बरसर इख्तिदार पार्टी की तरफ से आया है, उससे कतई नजर, लेकिन ये खुशाइंद इनिशिएटिव है। और मैं समझता हूं कि इस तरह के इनिशिएटिव्स का पैदा होना ये साबित करता है कि भारत के अंदर भी जो जी शऊर और संजीदा लोग हैं, वो मामलात को संजीदगा अंदाज में एक जिम्मेदारी के साथ सिफारती मामलात के जरिए से हल करना चाहते हैं, जो कि खुश आइंद है। और वहां पे एक कॉन्स्टिट्यूएंसी और एहसास उभर रहा है कि पाकिस्तान को क्लिफ बैकस्टैब करना, मुस्लिम दुश्मनी जो है वो भारत के भी मफाद में नहीं है। तो ये खुशाइन चीज है, और मैं तवक्को करता हूं कि इमीडिएट रिएक्शन से कतई नजर इस तरह के इनिशिएटिव्स आगे भी आने चाहिए और आएंगे। इससे तो इसमें तो दो राय है ही नहीं, लेकिन इसका कितना असर होगा जो मौजूदा हुकूमत है, उसकी पॉलिसीज हैं उसके ऊपर, मेरा ख्याल है ये ज्यादा बड़ा सवाल नहीं है। जी बिल्कुल, ये बड़ा अहम सवाल है, लेकिन हकीकत पसंदाना अंदाज में इसके दो पहलू हैं। पहली बात, ये खुशाइन बात है कि इसका एहसास, सोच और ख्वाहिश भारत में उभर रही है, लेकिन ये तवक्को करना कि वो फौरी तौर पर भारत की मौजूदा हुकूमत और उसकी सोच, नजरिए और पॉलिसी को तब्दील करने में कामयाब हो जाएगी, ये एक इवेंट नहीं होगा। ये एक प्रोसेस है जिसमें सब्र, इस्तकामत, दानिशमंदी और तसलसल की जरूरत है। ये वेलकम स्टेप है, लेकिन फौरी तौर पर इसके नतीजे में क्या भारत जो है पाकिस्तान के खिलाफ जितनी दहशतगर्दी की पुष्पनाई कर रहा है, क्या वो उसकी पॉलिसी तब्दील हो जाएगी? क्या वो पाकिस्तान को आइसोलेट करने की कोशिश खत्म कर देगा, या पाकिस्तान के खिलाफ जो मनफी प्रोपेगेंडा है वो खत्म कर देगा? तो फौरी तौर पे इसके तब्दीली के इम्कानात कम हैं, लेकिन बहरहाल ये एक अच्छा आगाज है, और मैं तवक्को करता हूं कि ये सोच और ये एहसास वक्त गुजरने के साथ मजीद तक़वियत हासिल करेगा। ठीक है मज़हर अब्बास साहब, लेकिन जहां हम इंडिया की बात कर रहे हैं, वहां पाकिस्तान में भी कुछ आवाज़ें थी सोशल मीडिया के ऊपर, ख़ास तौर पे कुछ इनमें साबिक सिफारतकार, इवन पाकिस्तान के जो इंडिया को साबिक हाई कमिश्नर हैं अब्दुल बासित साहब, उनकी भी मैं राय पढ़ रही थी। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान गो कि कहता तो है कि हमें बात करनी है, हम हर वक्त बात के लिए तैयार हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा इसके ऊपर इसरार नहीं करना चाहिए। पाकिस्तान की डेस्परेशन और वीकनेस शो करता है। पाकिस्तान के अंदर भी ऐसी आवाज़ें क्यों हैं, और क्या वाकई में ऐसा तासुर जाता है?
देखिए, एक तो बहुत ही खुशाइंद है, इसमें तो कोई भी दो राय नहीं है। ख़ास तौर पे अगर हम इंडियन साइड को देखें तो वहाँ उस लेटर में जो नाम है वो बहुत ही मोतबर और बहुत अहम नाम है। इसी तरह पाकिस्तान में भी जिन लोगों के उसमें नाम हैं, बहुत अहम नाम है। ये एक तरीके से आप समझें कि रिवाइवल ऑफ पीपल्स टू पीपल डायलॉग वाली बात है, जो माजी में बहुत इफेक्टिव रहा है। यानी मेरे नुक्ते नज़र से तो ट्रैक 2 या ट्रैक 1 से ज़्यादा इफेक्टिव पीपल्स टू पीपल डायलॉग रहे हैं। और मैं खुद 2 मरतबा मेरा जाने का वहाँ इत्तेफाक हुआ उस ज़माने में, जब बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंट विजिट हुआ करते थे। इंडिया में तब्दीली क्या आई है? इंडिया में मुझे तब्दीली ये लगती है कि इंडिया में जो एक ज़माना था कि इंडियंस बहुत प्राउडली इंडिया को सेकुलर इंडिया कहा करते थे, और उस सेकुलर इंडिया की बुनियाद पे वो जब भी ये बात करते थे तो वो अपना एक पर्सपेक्टिव जो पेश करते थे वो एक सेकुलर इंडिया का पर्सपेक्टिव पेश करते थे। वो जो सेकुलर पर्सपेक्टिव है वो वाजपेयी तक हमें नजर आया उसमें, बल्कि अगर हम ये कहें कि आगरा तक हमें वो पर्सपेक्टिव नजर आता था। लेकिन उसके बाद जो नरेंद्र मोदी का दौर शुरू हुआ उसमें हिंदुत्वा सेकुलरिज्म को बैकग्राउंड में डाल दिया गया, और हिंदुत्वा का जो नैरेटिव है उसको ज्यादा स्ट्रांगली वो किया गया। और उस नैरेटिव में ये सिर्फ वीज़ावी पाकिस्तान नहीं बल्कि मुसलमानों के हवाले से वहाँ एक तरीके से वहाँ की जो पॉलिटिक्स खेली गई, उसके जो नुकसानात हैं वो आज हमें इस शक्ल तक में नजर आते हैं कि इंडियन क्रिकेट टीम का कप्तान जो है वो पाकिस्तान की क्रिकेट टीम के कप्तान से हाथ नहीं मिलाता। यानी स्पोर्ट्स में इस हद तक पोल्यूट हो गई ये बात इसमें। और वो सारी उन चीजों ने इतना डैमेज किया इंडियन सोसाइटी को कि उन्होंने इवन ये कहने लगे कि ये कॉन्स्टिट्यूशन जो है ये सेकुलर कॉन्स्टिट्यूशन नहीं होना चाहिए, बल्कि हिंदुत्वा इसका ऑफिशियल वो होना चाहिए। तो जहां उस और बदकिस्मती क्या रही इंडियन सोसाइटी की कि इस नैरेटिव को इलेक्टोरल सपोर्ट हासिल रही। सबसे जो इंडिया में इंडियन सोसाइटी में माफ कीजिएगा तब्दीली आई वो इससे आई कि इस नैरेटिव को इंतखाबी मैदान में भी कामयाबी मिली, जबकि वीज़ावी अगर हम देखें कि पाकिस्तान में एक्सट्रीमिज्म बहुत सालों तक रहा है और आज भी हमें नजर आता है, लेकिन उसे इंतखाबी कामयाबी नहीं मिलती। कभी ऐसा नहीं हुआ कि हार्ड लाइन पाकिस्तानी कोई जमात जो है वो बरसर इख्तिदार आई हो उसमें। एक हमें एमएमए की सूरत में नजर आता है, लेकिन वो भी एमएमए बहुत वो उसको हम हार्ड लाइन वो नहीं कह सकते, इसलिए कि वो बहरहाल पार्लिमानी डेमोक्रेसी के थ्रू अपना नैरेटिव बढ़ाते हैं। तो ये जो तब्दीली आई इसमें, इसका बहुत ज्यादा असर पड़ा। और बस आखिरी बार आप सोच लें कि जब इमरान खान साहब के दौर में उन्होंने अपने कुछ दोस्तों को, इंडियन क्रिकेटर्स को अपनी हल्फबर्दारी में बुलाया, जिसमें सुनील गावस्कर, कपिल देव उसमें कपिल देव और गावस्कर अपनी प्री कमिटमेंट की वजह से नहीं आए। उसमें जो अपना सिद्धू आए, और सिद्धू के साथ फिर जब वो वापस गए तो उनके साथ क्या हुआ उससे। तो ये जो अब तब्दीली है मेरा ख्याल है बहुत जरूरी है। एक चीज तो हमें भी, क्योंकि माजी में हमारी भी बहुत गलतियां हैं, ऐसा नहीं है कि हमने गलतियां नहीं की, हमने बहुत से इनिशिएटिव्स लूज किए, हमने बहुत सी अपॉर्चुनिटीज लूज की उसके अंदर। लेकिन इस सोच को दोनों जगह, अगर जैसे ये खत के जरिए इसी तरह कहीं इत्तलात आती हैं, ट्रैक 2 मीटिंग्स कहीं हुई किसी जगह पे, इसी तरीके से ये रवाबित शुरू होने चाहिए, चाहे इंडिया पाकिस्तान के अंदर इस स्टेज पर ना हो पाए, क्योंकि जो इस वक्त सूरत खास तौर पे इंडिया के अंदर, लेकिन कहीं ना कहीं पीपल्स टू पीपल इस तरह के इंडिया में जो लोग जिन्होंने इस खत में दस्तखत किए हैं, या इस तरफ के लोग या कुछ और लोग दोनों तरफ के, कहीं ना कहीं मुलाकात करके इस इनिशिएटिव को आगे बढ़ाना चाहिए। क्योंकि अल्टीमेटली आपने ये साबित किया है कि आप एक अच्छे मीडिएटर भी हैं, और हमने जंग में भी अपना लोहा मनवा लिया है। लेकिन एक चीज हमें हर सूरत में सोचने की है कि ईस्टर्न और वेस्टर्न बॉर्डर दोनों जगह पे टेंशन बरकरार रहने से पाकिस्तान इंटरनली, इकोनॉमिकली
पॉलिटिकली जो है वो पाकिस्तान आगे नहीं बढ़ सकता अगर हम दोनों हमारे बॉर्डर्स जो हैं वो टेंशन में रहें और इंटरनली सिक्योरिटी सिचुएशन डिस्टर्ब रहे। हमने दोनों तरफ सिचुएशंस को डिफ्यूज करना है। हमने अगर आगे बढ़ना है पॉलिटिकली तो इससे ज्यादा अच्छी पोजीशन नहीं होती कि आप पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ पे बात कर रहे हैं कि भाई ठीक है, अगर किसी ने डायलॉग करने हैं वी आर रेडी और हम बिल्कुल ओपन हार्ट, लेकिन उसकी जाहिर है चीजें या तो अनकंडीशनल हो या जैसे भी हो, लेकिन डायलॉग का सिलसिला शुरू होना चाहिए। ठीक, हमारे तज्जियाकारों की आपने राय जानी। एक छोटी सी यहाँ पर ब्रेक के बाद वापस आते हैं एक और बड़े अहम इशू के साथ। वेलकम बैक। एक बड़े अहम इशू के ऊपर हमने बात करनी है। बड़ा दिल कट जाता है, अफसोस होता है जब हम ये खबरें सुनते हैं कि एक अच्छा टाइम गुजारने के लिए, सैर व तफरी के लिए फैमिलीज जाती हैं सयाहती मकामात के ऊपर, लेकिन उसके बाद उनको हादसात पेश आते हैं। झील के ऊपर एक बड़ा अफसोसनाक वाक़या पेश आया जहां लाहौर से एक फैमिली गई, यही सयाहत की गर्ज से कश्ती में वो बैठे, लाइफ जैकेट्स गालिबन उन्होंने नहीं पहनी थी। अफसोसनाक हादसा पेश आया जब कश्ती का इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक इंजन बंद हो गया, वो किसी पत्थर से वहाँ टकराई और फिर एक रेला आया बहा ले गया। एक और इस तरह का वाक़या जिसकी वीडियो बड़ी सोशल मीडिया के ऊपर गर्दिश कर रही है, जहाँ कुछ लड़के एक डबल केबिन गाड़ी में सवार हैं और सिर्फ एडवेंचर के लिए 2 मिनट की तफरी के लिए वो दरिया के अंदर गाड़ी उतार देते हैं और गाड़ी बेकाबू हो जाती है, आगे जाने लगती है। लेकिन मकामी लोग और जो इंतज़ामिया है वो इंटरवेंशन करके ये अच्छा हुआ कि उनकी जानें बच गईं। लेकिन ये सवाल ये छोड़ जाते हैं वाक़यात कि जब हम देखते हैं इस तरह की सिचुएशंस में लोगों को जहाँ पर एहतियाती तदाबीर अपनानी चाहिए, वहाँ हिफाजती इक़दामात होने चाहिए, नहीं होते, हादसात पेश आते हैं, अफसोसनाक ट्रेजेडीज़ हो जाती हैं, कहीं रेस्क्यू कर लिया जाता है, लेकिन वहाँ पर भी सवाल उठता है कि फिर यहाँ पर ज़िम्मेदारी किसकी बनती है? क्या जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो हिफाजती इक़दामात हैं इंतज़ामिया की तरफ से, वो नाकाफ़ी हैं, वो सपोर्ट नहीं करते इस टूरिज़म इंफ्रास्ट्रक्चर को, वहाँ पर गफलत लापरवाही है, या फिर अवाम में शऊर की कमी है जो इन हादसात का सबब बनती है और उसको मज़ीद बेहतर करने की ज़रूरत है? अपने तज्जियाकारों से यही कॉन्वर्सेशन करते हैं। उमर चीमा साहब, जब इस तरह के हादसात वाक़यात सामने आते हैं, आपकी ऑब्जर्वेशन क्या है? कहाँ पर एक्चुअल कमी है, कोताही है, कहाँ पर इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है? अलीना, इसको मेरे ख्याल कई एंगल से देखा जा सकता है। मुझे पहले तो मैंने ये जो नारान वाला वाकया है ये एक दिन हुआ है, और दूसरा जो ये गिलगित बल्तिस्तान वाला है उससे मेरे नेक्स्ट डे हुआ है। तो ये जो नारान वाला ये जो वाकया है ना, मैं इसके बारे में सोच रहा था और मैं इन लोगों को भी अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहा था कि जो लोग गाड़ी में बैठ के उधर अपनी कुछ शूटिंग कर रहे थे, वीडियो वगैरह बना रहे थे। अब ये लोग शेखपुरा से आए हुए थे और मुझे जो मैं उसको अंडरस्टैंड किया ना वो ये है कि अगर तो उन्होंने खुद एंजॉय करना होता ना तो फिर तो वो को वीडियो बनाए बगैर, अपने आप को एक रिस्क में डाले बगैर भी ये चीजें आप एंजॉय कर सकते थे। लेकिन ये है कि दुनिया को भी दिखाना होता है कि हम फलां जगह पर थे और हम एंजॉय कर रहे हैं, ताकि दूसरे लोग के जो है ना वैसे ही इनको देख के यार हम पीछे रह गए, ये लोग उधर गए हुए थे। अच्छा, एक तो ये जो ज़हनियत है ना, यानी टिकटॉक के हवाले से आपने आए दिन सुना होगा कि फलां जगह पे कोई अपनी वीडियो बना रहा था, उधर से नीचे गिरा है। ये आए दिन इस तरह के वाकयात होते रहते हैं। फॉर्चुनेटली इनको किसने बचाया? उधर रेस्क्यू वालों ने बचाया। ये लोग जो हैं ये बड़े अनसंग हीरोज हैं, इनको हमें एक्नॉलेज करने की जरूरत है। इमेजिन कि अगर वो इनको ना बर वक्त पहुंचते तो ये भी उस दरिया में गाड़ी के साथ बह जाते। गाड़ी तो शायद मिल जाती, लेकिन ये है कि ये तो पता नहीं शायद अपनी जान से भी हाथ धो बैठते। तो एक तो इस तरह के मुकामात पे रेस्क्यू वालों ने तो अपनी ड्यूटी अदा की, लेकिन इसके अलावा कोई सख्ती होनी चाहिए। हमारे यहाँ जो है ना, जो भी एक टूरिज्म का इंफ्रास्ट्रक्चर है वो नेचुरल किस्म का है। हमने कोई एक अपनी एफर्ट करके कोई मैन मेड इम्प्रूवमेंट या कोई एक सेफ्टी मेजर्स जो है ना वो नहीं है। और लोग जब कोई इस तरह के हादसा होता है ना तो उस टाइम तो बड़ी बातें करते हैं, लेकिन जब नहीं होता तो उस टाइम वो कोस रहे होते हैं जी कि ये देखें इसने मुझे उधर जाने नहीं दिया, ये जो इन्होंने आके क्या मुझे बचा लेना था, क्या जो है इनकी मौत जिंदगी इनके हाथ में है। तो लोगों के एटीट्यूड में भी प्रॉब्लम है। लेकिन ये है कि मेरे ख्याल टूरिज्म के हवाले से बाकायदा एक पुलिस होनी चाहिए और इस इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करना चाहिए। अब ये जो दूसरे वाला वाकया कि जिसमें पूरी फैमिली
वो कश्ती पर सवार थे, आप देखें कि इन्होंने कोई लाइफ जैकेट्स नहीं पहनी हुई थी। तो आप देखें ना, जो बहुत सारी इधर जो चेयर लिफ्ट लगी होती हैं, वो भी इसी तरह लगता है कि जैसे अल्लाह के सहारे चल रही हैं। कोई ऐसा कोई खास इंतजाम नहीं होता, कोई भी किसी टाइम भी ट्रेजेडी की नजर हो जाता है। और मैं आपको बताऊं कि मुझे तो डर आता है ऐसी जगहों पे जाने से ना। यानी कि मैं बल्कि उन लोगों को बात का दाद भी देता हूँ कि कई लोग हैं वो बड़े डेयर डेविल होते हैं और उनको परवाह नहीं होती, लेकिन हर बंदा रिस्क पर होता है। तो इस पे कुछ करने की ज़रूरत है, अवाम में भी एक अवेयरनेस फैलाने की ज़रूरत है। लेकिन मेरा ख्याल है कि अगर एक मैसेज अच्छा चला जाए ना कि भई इधर को पुलिस खड़ी है या फलां जगह से आप आगे गुज़रेंगे तो आपको फाइन होगा, और इस पे अगर आप ठीक पूरी है। तरह एनफोर्समेंट करें, फिर ऐसे-ऐसे लोगों का माइंड भी चेंज हो जाता है, उनकी तवक्कुआत भी बदल जाती हैं। ठीक है। तो जो गवर्नमेंट का काम है उसको भी करने की ज़रूरत है, और लोगों को भी, वो दूसरों को छोड़ दें, उन्हें अपनी हिफाजत के लिए, अपने बच्चों की हिफाजत के लिए उसको इन चीज़ों को संजीदा लेना चाहिए। अच्छा बेनज़ीर, अब जैसे एक वीडियो सोशल मीडिया के ऊपर गर्दिश कर रही है जिसको हम देख रहे हैं, एक डबल केबन गाड़ी है, लड़के उसके अंदर सवार हैं, वो दरिया के अंदर अपनी गाड़ी ले जाते हैं सिर्फ तफरी के लिए, एडवेंचर के लिए। आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है, ज़ाहिरी बात है, हालात के ऊपर तो किसी का काबू नहीं है। अब ऐसे में क्या किया जाए? क्या इस तरह के मामलात को कंट्रोल करना मुमकिन है, नहीं मुमकिन है? यहाँ किसकी जिम्मेदारी बनती है? अलीना, मेरी राय में तो दोनों की जिम्मेदारी बनती है। हमारी भी जिम्मेदारी बनती है, इंतज़ामिया और हुकूमत की भी जिम्मेदारी बनती है। हमारी इस तरह के, आप कहीं सफ़र पे जा रहे हैं, कोई वेकेशन प्लान कर रहे हैं, बहुत ज़रूरी है आप देखें ट्रैवल एडवाइजरी क्या है, मौसम क्या है वहाँ का, कौन से इलाके हैं जहाँ पे आप जा सकते हैं। ये इस किस्म की इंफॉर्मेशन मिलना मुश्किल नहीं है। और आजकल तो क्लाइमेट चेंज है, आज तक तो पता ही नहीं होता, ऐसे मौसम तब्दील होता है, एकदम से हीट वेव होता है, थोड़ी देर बाद तूफानी बारिश शुरू हो जाती है, फ्रीक वेदर कहा जाता है आजकल पूरी दुनिया में। तो इन हालात में बहुत ज़रूरी है कि आप जो भी वार्निंग्स आपको मिल रही हैं, जो भी इंफॉर्मेशन मिल रही है, और जैसे अभी उमर कह रहे थे, मैंने भी, मुझे याद है, मैं कुछ साल पहले कराची में थी, तूफान आ रहा था और लोग लड़ रहे थे पुलिस वालों से कि आप हमें आगे क्यों नहीं जाने दे रहे। वो कह रहे थे आप आगे नहीं जा सकते, खतरा है, लेकिन वो लड़ रहे थे कि नहीं, मौसम इतना अच्छा है, हमें जाने दें। और बिल्कुल ये बात दुरुस्त है, मैंने भी बहुत बार देखा है कि लाइफ जैकेट नहीं पहनेंगे बस क्योंकि नहीं पहननी, लाइफ जैकेट पहन के चले जाना। तो यहाँ पे हमारी सबसे ज्यादा जिम्मेदारी बनती है, हम पूरी फैमिलीज के साथ जा रहे होते हैं, देखना कि क्या हालात हैं। जहां तक इंतजामिया की बात है, उनकी भी जिम्मेदारी बनती है कि आप पहले से और प्रॉपरली पब्लिकली इंफॉर्मेशन दें कि क्या मौसम की सिचुएशन होगी, क्या कौन सी सड़कें हैं जिन पे जाया जा सकता है, कौन सी जहाँ पे लैंडस्लाइड का खतरा है, ये सारी इंफॉर्मेशन देना। और ना मैं तो कहूँगी ये भी बहुत ज़रूरी है कि जो ट्रांसपोर्ट की कंपनियाँ होती हैं, जैसे बसेस, वैन्स वगैरह जो लोग रेंट करते हैं, गाड़ियाँ, इन पे भी नज़र रखना ज़रूरी है कि क्या इनके जो ड्राइवर हैं इनके पास लाइसेंस है। क्योंकि अक्सर हम सुनते हैं कि ओवर स्पीडिंग हो रही होती है तो वो बस उलट जाती है, क्या गाड़ियाँ जो है वो सही कंडीशन में है या नहीं। अभी मैं बलूचिस्तान में पढ़ रही थी कि ब्रेक फेल हो गई तो वो जो गाड़ी थी वो उलट गई और पूरी फैमिली जो थी उनकी जान चली गई। तो इन किस्म की चीज़ों पे दोनों की जिम्मेदारी बनती है, सिर्फ किसी एक की नहीं। अच्छा, एक और चीज़ जिसके ऊपर क्विकली हम बात, अक्सर ना छुट्टियां उसी सीज़न में होती हैं जो सीज़न होता है या तो लैंडस्लाइडिंग का या तो मानसून का। इसको कैसे कर्ब किया जाए? क्या ये इंतज़ामिया की रिस्पॉन्सिबिलिटी में ही आता है कि कुछ उस वक्त एडवर्टाइज़ किया जाए या अपना जो टूरिज़्म सीज़न है उसको उस तरह से प्लान आउट किया जाए, या साल में मज़ीद इसको आगे बढ़ाया जाए? हाउ डज़ इट वर्क? पूरी दुनिया में इस तरह के मामलात होते हैं, क्या क्या कोई पॉलिसी, क्या कोई प्लानिंग होती है? अलीना, आजकल तो मेरे ख्याल से आपने मुझसे ही सवाल पूछा। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। आजकल तो मेरे ख्याल से कोई प्लानिंग नहीं हो सकती। आप देखें न्यूयॉर्क में क्या हो रहा है, आप देखें फ्रांस में क्या हो रहा है, कोई प्लानिंग नहीं हो सकती। सिर्फ आप ये कह सकते हैं कि आप एडवाइजरी दे सकते हैं लोगों को उस एडवाइजरी के मुताबिक फिर अपना वेकेशन जो है प्लान करना चाहिए। हमारे एक दोस्त हैं, वो उनके साथ इतना बुरा ये मॉनसून सीजन में वाकया हुआ पिछले साल गर्मियों में कि वो थाईलैंड में थे और वहां पे कहते हैं इतनी तेज बारिश ही थी, हम फंस गए अपनी पूरी फैमिली के साथ, जिसके बाद वो हंस के कहते हैं कि मैं तो आइंदा
आइंदा कभी भी गर्मियों में वेकेशन प्लान नहीं करूंगा, क्योंकि मौसम का कोई पता नहीं होता दुनिया के, आप किसी भी कोने में चले जाएं। नहीं, तो वैसे मेरे ख्याल से थाईलैंड में अगर advice- वो जनवरी के अंदर गए थे तो वो गलत सीजन है थाईलैंड जाने के लिए। ट्रॉपिक्स में शदीद बिल्कुल। बारिश हो रही होती है, श्रीलंका में भी, थाईलैंड में भी। Advisories देखना हाँ, बहुत जरूरी है ठीक कि है। वेदर एडवाइजरी, ट्रैवल एडवाइजरीज क्या है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। पूरी दुनिया में जब ट्रैवल किया जाता है तो हमेशा मौसम के हिसाब से देखा जाता है कि वहाँ पर क्या मौसम है, क्या कोई ख़तरा तो नहीं, क्या वहाँ पर आप क्योंकि इंजॉय करने जा रहे हैं तो बड़ा इंपॉर्टेंट है कि ना सिर्फ इंजॉयमेंट हो बल्कि सेफ्टी भी साथ साथ हो। मज़र अब्बास साहब, आप इसके ऊपर क्या राय रखते हैं? क्या पाकिस्तान के अंदर बहुत अपॉर्चुनिटी है टूरिज़्म की, लेकिन टूरिज़्म को डेवलप भी या फैसिलिटीज़ को डेवलप भी उसी तरीके से किया जा रहा है जिस हिसाब से अपॉर्चुनिटी है और लोग अब रुख कर रहे हैं ख़ास तौर पर इन सयाहती इलाकों का? देखिए, हमने अपने सयाहती इस अपने जो भी टूर, इतने ज़्यादा आपके पास ऐसी जगहें हैं जिससे आपको बेइंतहा इनकम हो सकती है आपकी। अगर हम सिर्फ मैं अपने सूबे में ही देख लूँ, सिंध के अंदर, मैं तो हैरान हूँ कि हमने टूरिज्म को क्यों नहीं डेवलप किया यहाँ। इसी तरह आप पाकिस्तान के दीगर इलाकों में अगर चले जाएं, लेकिन आपको उस तरह के रिजॉर्ट्स नहीं मिलेंगे, उस तरह की आपके यहाँ जिस तरह जो फैसिलिटीज़ होती हैं वो नहीं मिलेंगी। ऐसा लगता है जैसे टूरिज्म कभी भी हमारी प्रायोरिटीज़ में रहा ही नहीं है और हमें ये अंदाज़ा ही नहीं है। दूसरी बात, ये जो इस तरह के हादसात होते हैं, देखिए एक होता है एडवेंचर। अब एडवेंचर की डायनामिक्स बड़ी मुख्तलिफ होती हैं। उसे ये पता होता है कि ये खतरात होते हैं, लेकिन वो खतरा मोल लेता है। ये जो आप बहुत से हादसात आप उसकी मिसालें देते चले जाएं, आपको अंदाजा हो जाएगा कि आपको पता है कि जी मौसम ऐसा होगा, लेकिन फिर भी आप चले जाते हैं। यहाँ आपको पता होता है कि सी व्यू पर वहाँ लिखा हुआ होता है, कहा जाता है कि भाई पानी चढ़ा हुआ है, आप आगे ना जाएं, लेकिन जाते हैं लोग उसमें। अब एक चीज़ ये है कि एडमिनिस्ट्रेशन जोर ज़बरदस्ती से रोके, और दूसरी बात जैसे ये वाला अफसोसनाक हादसा हुआ, उसमें वो चले गए और उससे में इतना बड़ा हादसात जो है वो सानियात में तब्दील हो जाते हैं हमारे यहाँ। इसी तरीके से आप देख लें, जो लोग माउंटेन्स पे जाते हैं उन्हें पता होता है इस मौसम में जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए, लेकिन चले जाते हैं। बाद लोगों को खासतौर पे जिन्हें बहुत ज़्यादा टूरिज्म का शौक होता है, वो इन सारे खतरात को उन्हें इल्म होता है कि ये खतरात हैं, ये चीज़ें हो सकती हैं। आपको याद है कुछ साल पहले वो तो एक मुख्तलिफ ट्रेजेडी थी जो मरी में हुआ था, और उसके बाद कितने लोग उसके अंदर जो है वो आज तक उसकी कोई भी रिपोर्ट सामने नहीं आई कि जो मरी सर, के वैसे अंदर गालिबन मेरा ख्याल है आई थी सर, उसके बाद आई भी थी रिपोर्ट, और उसके बाद काम भी हुआ था उसके ऊपर काफ़ी, जिसके बाद हमने देखा कि मैकेनिज्म बना। ये जो आप स्नोफॉल वाली ट्रेजेडी कह रहे हैं ना, सड़कें देखिए, मरी की सड़कें बनने की और भी बहुत सी वजूहात हैं, उसमें सियासी वजूहात भी हैं, लेकिन बहरहाल मरी में सड़कें बनी हैं, बहुत बेहतर हुआ है उसमें। लेकिन मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि ये जो हादसात होते हैं, जिस तरह हमने कहा ना कि एडमिनिस्ट्रेटिवली जो चीज़ें जो गवर्नमेंट को करनी चाहिए वो टूरिज्म को डेवलप करना चाहिए। आपकी हेल्थ, आपके कोई आप चले जाएं बड़ी बड़ी जगहों पे जहाँ आपके टूरिस्ट रिजॉर्ट्स हैं, जहाँ अपॉर्चुनिटीज़ हैं, वहाँ आपको ना अच्छे हॉस्पिटल्स मिलेंगे, ना अच्छी मेडिकल क्लिनिक्स मिलेंगी, ना अपने अच्छे रिजॉर्ट्स मिलेंगे। तो हमने एज एन इंडस्ट्री टूरिज्म को डेवलप ही नहीं किया। लेकिन ये जो इस तरह के वाकयात हैं, इनको एडमिनिस्ट्रेटिवली कम, और लोगों के अपनी उसके ऊपर होता है, अपने जजमेंट्स के ऊपर होता है। मैंने जिस तरह कहा, बेशुमार लोगों को मैंने देखा है, नौजवानों को खास तौर पे, कि वो जाते हैं, उन्हें पता होता है खतरा है, उन्हें ये पता होता है कि इसमें आपको मुझे अंदाजा होना चाहिए ना कि आपकी गाड़ी किस स्पीड में जानी चाहिए, किस स्पीड में नहीं जानी चाहिए, लेकिन फिर भी मैं वो जो चांसेस लेता हूँ। तो ये जो एडवेंचरिज्म का वो है, और दुनिया भर में आप देख लें कि दुनिया भर में अभी जो जैसे आप पिछले बेनज़ीर से सवाल कर रही थी, क्यों उसके बावजूद चीजें नहीं रुकती? इसलिए कि आप रोक नहीं सकते, एडवेंचर को नहीं रोक सकते। मैं करता हूँ, मुझे पता होता है और फिर बाद में जाहिर है एक एडवेंचर जो है ट्रेजेडी में तब्दील हो जाता है बात सिचुएशंस में, लेकिन उसके बावजूद भी, इन सारी चीजों के बावजूद भी आप एडवेंचरिज्म को नहीं रोक सकते। वो करते हैं लोग,
और फिर ज़ाहिर है उनको इस किस्म के ठीक है। वाक़यात जो कि नहीं होने चाहिए, इस किस्म के वाक़यात का सामना करना पड़ता है। ठीक है, सैयद मोहम्मद अली साहब। रीना, मैं समझता हूँ कि आप बहुत ही सिफारती ज़बान इस्तेमाल कर रही हैं कि उसमें कोई कमी पाई जाती है। मेरे ख्याल में 2-4 जो आपके 5 स्टार होटल्स हैं उनको आप साइड पे रख दें, तो बाकी तो आपको कहीं पे कोई हेल्थ एंड सेफ्टी इन्वायरमेंट के हवाले से कोई ऑडिट का प्रोसीजर नज़र नहीं आता। आलमी सतह पे जो होटल इंडस्ट्री है उसका एक HSE ऑडिट होता है, हेल्थ एंड सेफ्टी इन्वायरमेंट। ये तो खैर एक होटल सिर्फ एक छोटा सा पहलू है। मैं थोड़ा सा, अगर आप मुझे 2 मिनट दीजिए, मैं इस पे बात करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं चूंकि एडवेंचर स्पोर्ट्स या इन चीज़ों को काफ़ी करीब से देखने का मुझे मौका मिला है पिछले 30 साल में। देखिए, पहली बात जो सबसे इम्पोर्टेंट वजह है और ज़रूरत और कमी है वो हमारी कौमी यानी कि अवामी शऊर में एक पब्लिक सेफ्टी के कल्चर का फुकदान है। चाहे वो 14 अगस्त की रात को या चांद रात पे आपको जो तूफान बदतमीजी रोड्स पे नजर आता है, या जिस तरह बेनज़ीर ने कहा कि बरसात में साहिल समुंदर पे जाने की लोग कोशिश कर रहे होते हैं। मैं आपको वॉल्यूम बताना चाहता हूं कि 3 बड़े टूरिस्ट स्पॉट्स हैं नॉर्दर्न एरिया में गर्मी के अंदर, क्योंकि बच्चों की भी छुट्टियां होती हैं और लोगों की भी तालीमी इदारे बंद होते हैं और ज्यादातर यूथ होती है इसमें। देखिए, मरी, नारान, कागान और स्वात कालाम, मैं आपको पिछले हफ्ते की वीकेंड की रिपोर्ट दे देता हूं। कमोगेश 1.5 लाख गाड़ी तीनों जगह पे एक दिन पहुंच जाती है। अब आप मरी की बात कर रही थी, मरी की बहुत छोटा सा एक कस्बे जितना शहर है वो, वहां पे अगर 1.5 लाख गाड़ी अचानक आ जाएगी तो वो क्या कर लेगी इंतजामिया भाई? पहली बात तो इसका डिफरेंट लेवल्स पे इसकी अंडरस्टैंडिंग, अवेयरनेस, प्रिवेंशन, क्राइसिस मैनेजमेंट, इन सब चीजों की जरूरत है। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है, मैं जब वॉशिंगटन में रहता था वहां पे बर्फ पड़ती है, तो देखिए जिस तरह हम एक पाकिस्तान के नंबर 1 चैनल पे इस वक्त बात कर रहे हैं, एक चैनल वहां पे ट्रैफिक की रियल टाइम सिचुएशन के हवाले से मौजूद है। देखिए, अब ये हम पाकिस्तान में भी कर सकते हैं, और क्यों कर सकते हैं? क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह मुख्तलिफ हिस्सों में अब CCTV की रियल टाइम फुटेज मौजूद है। तो हमारी जो ट्रांसपोर्ट सेक्टर है या हमारा जो हाईवे पुलिस है या मोटरवे पुलिस है, उनके और CCTV के उनकी जो सिस्टम उनके पास मौजूद है, उसकी मदद से YouTube पे या रियल टाइम आपको कौन सी सड़कें हैं जो इस वक्त बंद हैं, कहां पे जैम है, कहां पे लैंडस्लाइडिंग है। अब वॉशिंगटन में आज से 20 साल पहले भी आप घर से निकलेंगे ना दफ्तर जाने के लिए भी, तो वो देख के निकलेंगे कि मेरे रूट पे कौन सी रोड्स हैं, क्या वो खुली हैं, कहीं स्नो की वजह से बंद तो नहीं है। वैसे अभी जो मुख्तलिफ मैप्स की एप्लीकेशंस हैं उनमें तो ये सहूलत मौजूद है अभी भी। जी, लेकिन मैं समझता हूँ कि जरूरत इस बात की है कि ये जो वसाइल अब आ रही है टेक्नोलॉजी की मदद से, CCTV की वजह से आप सिक्योरिटी के लिए यूज करते हैं, लेकिन उसी टेक्नोलॉजी को आप सेफ्टी के लिए भी यूज करें। और उसकी फुटेज आप अगर पाकिस्तान हाईवे अथॉरिटी है या मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन है या मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म है, उनकी वेबसाइट और यूट्यूब चैनल्स हो जिसमें रियल टाइम ये इंफॉर्मेशन आए, ताकि अगर मैंने आज कल सुबह निकलना है नारायण के लिए तो मुझे पता हो कि कहां पे लैंडस्लाइड है, कहां पे 1000 गाड़ी फंसी हुई है, तो मैं उसको अवॉइड करूंगा। मुझे अगर ये इंफॉर्मेशन मिलेगी तो मैं उसको यूज करूंगा अपने फैसले में। दूसरी बात, देखिए इन्होंने उमर ने हवाला दिया कि ये जो गाड़ी में एडवेंचर कर रहे थे दरिया में ले जाके शेखुपुरा से आए थे। भाई, अगर एक बंदे के पास ड्राइविंग लाइसेंस कराची का है और वो 30 साल से गाड़ी चला भी रहा है कराची का, वो बड़ा एक्सपर्ट ड्राइवर है, तो उसको माउंटेन कंडीशन में और स्नो कंडीशन में गाड़ी चलाने का तजुर्बा तो नहीं है ना। वो एक डिफरेंट कंडीशन है, वहां पे एक डिफरेंट तरीके से आप गाड़ी चलाएंगे, तो सिर्फ तजुर्बा होना काफी नहीं है। दूसरी बात ये है, और तीसरी बात, क्राइसिस हो जाती है बाज दफा, लेकिन उसकी सद्देबाब के लिए मैं समझता हूं सिर्फ लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के लेवल पे इंपॉर्टेंट रोल है कि मसलन अगर एक सर्टेन लेवल से ज्यादा गाड़ियां आ गई हैं मरी में या नारान में या कागान में, तो वो कर दें कि भाई अब हम बंद कर रहे हैं पब्लिक सेफ्टी के लिए, हम नहीं अलाउ कर सकते, और इसको पब्लिक और पॉलिटिकल ओनरशिप भी मिलनी चाहिए। और आखिरी बात ये कि मैं समझता हूं कि जो मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन है, जो हाईवे अथॉरिटी है, जो मोटरवे पुलिस है, जो मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म है,
इनको एक कंसोलिडेटेड एक इनिशिएटिव पब्लिक अवेयरनेस और पब्लिक सेफ्टी का बनाना चाहिए, ताकि सब लोगों को टाइमली ये इंफॉर्मेशन मिले। और फिर जो इसको वायलेट करता है उसके ऊपर फाइन्स भी होने चाहिए, लेकिन पहले आप इंफॉर्मेशन और शऊर दें, और फिर जब उसका लोग फायदा ना उठाएं या उसको वायलेट तो फिर करें उनको तो फिर आप पेनलाइज सजा भी करें। दो। ठीक है, बहुत शुक्रिया मोहम्मद अली साहब। हमारे तजियाकारों की तजावीज़ भी आपने सुनी, राय भी आपने मुलाहिजा की, लेकिन मेरा ख्याल है जहां हम इंतज़ामिया को बार बार इस बात को बावर भी करवाते हैं और इस बात के ऊपर ज़ोर भी देते हैं कि उनकी ज़िम्मेदारियां क्या हैं, सेफ्टी चेक्स हों, रेस्क्यू के इंतज़ामात हों या दीगर चीज़ें, वहाँ हमारी आपकी भी ज़िम्मेदारी है कि हम अपना फ़र्ज़ निभाएं और एहतियात करें अपनी जान के लिए भी, और अपने जो दीगर आसपास के लोग हैं उनकी जान को भी ख़तरों में ना डालें। जहाँ पर हिफाजती इंतज़ामात इक़दामात करने वाले हैं, पेशगी, उनको हर तरह से इंश्योर करें। अल्लाह हाफ़िज़।